हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे फंजाई के डिफरेंट क्लासेस को। फंजाई को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितने? 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। क्या आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? फंजाई के डिफरेंट 4 क्लासेस को पढ़ेंगे। फंजाई को मेनली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला किसके बेसिस पे? पहले तो 4 क्लासेस तुम सुन लो। कौन कौन सा है ये 4 क्लासेस? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। एक बार फिर से क्या क्या? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फंजाई को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसके माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। किसके? माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी माइसीलियम दिखता कैसा है, माइसीलियम होता कैसा है। समझ में आ गया? सेप्टेट माइसीलियम होता है या फिर एसेप्टेट माइसीलियम होता है। हम देखेंगे आज के क्लास में सेप्टेट माइसीलियम क्या होता है, कैसा होता है, और एसेप्टेट माइसीलियम कैसा होता है। क्लियर? उसके बाद मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। फंजाई में जो स्पोर बनता है ना, ये इंडोजेनियसली स्पोर फॉर्मेशन होता है या एक्सोजेनियसली स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फंजाई को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज को लिखेंगे। फंजाई आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। फंजाई आर divided into following classes on the basis of morphology of mycelium. क्या? morphology of mycelium, नेक्स्ट morphology of mycelium। उसके अलावा बोलो ना, अभी तो बोले क्या? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, उसके अलावा फ्रूटिंग बॉडी, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहले तो देखते हैं कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला तो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे पूरे फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला हो गया फाइकोमाइसिटीज। क्या हो गया? फाइकोमाइसिटीज। हाँ भाई, क्या? फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के बाद क्या हो गया? एस्कोमाइसिटीज। हाँ, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज, और सबसे लास्ट में बेसिडियोमाइसिटीज के बाद क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये हुआ फंजाई का मेनली 4 क्लासेस। एक एक करके हम सारे क्लास को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा क्या? फाइकोमाइसिटीज। क्या हेडिंग देंगे भाई? फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज को हम एक्वेटिक फंजाई या फिर एल्गल फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
एक्वेटिक फंजाई या फिर एल्गल फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हैबिटेट होता है, ठीक है, इसका जो एसोसिएशन होता है ये एल्गी के साथ हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। और जहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा होता है वहीं पे फाइकोमाइसीटीज के मेंबर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फाइकोमाइसीटीज का दूसरा नाम क्या है, एक्वेटिक फंजाई। क्या है? एक्वेटिक फंजाई, या इसको कहते हैं एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हैबिटेट। सर फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट को आप या करके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए फंजाई सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जहां पे ये रहेगा वहीं से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। फंजाई जहां पे रहेगा वहीं से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा। अब ये हमारे जैसा तो है नहीं कि रहते घर में और न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने के लिए क्या मार्केट जाना पड़ता है और खरीदना पड़ता है, सब सामान फिर लाना पड़ता है, फिर प्रोसेसिंग करना पड़ता है किचन में। तो फंजाई जहां पे रहते हैं वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हैबिटेट इसका सेम होगा। क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हैबिटेट इसका क्या होगा, सेम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट। क्लियर? बर्ड्स में क्या होते हैं, रहती घोंसला में, फूड मतलब फूड के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट लगभग सेम ही जगह पे। चलिए, तो क्या है, क्या हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हैबिटेट? पहला तो हो सकता है क्या, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सैप्रोफाइट होते हैं, जहाँ पे लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी वुड का डीके होता है, जहाँ पे मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस होते हैं वहां पे ये ग्रो करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है इसका, सैप्रोफाइट हो सकता है। क्या हो सकता है? सैप्रोफाइटिक हो सकता है। और सैप्रोफाइटिक में भी कहाँ पे ये होगा, जनरली डिकेइंग वुड में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे भाई? डिकेइंग वुड में, जहाँ पे लकड़ी का डिकम्पोजिशन होता है ना, डिके हो रहा है, वहां पे ये प्रेजेंट होगा। और जहाँ पे वुड का डिकेइंग हो रहा है, अभी वो प्लेस कैसा होगा, वो एरिया कैसा होगा, मॉइस्ट एंड डैम्प एरिया होगा। क्या होगा? मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस पे ये ग्रो करते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। उसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स। इसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट। क्या? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब है फंजाई का, फाइकोमाइसीटीज का एक मेंबर है एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या नाम है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये पैरासाइट होता है प्लांट पे, और सिर्फ कौन से प्लांट पे? मस्टर्ड पे। किस पे भाई? मस्टर्ड पे। तो ये जो होते हैं ना, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तो पैरासिटिक हो सकता है, ऑब्लिगेट पैरासिटिक हो सकता है, या ये रहते कहाँ पे? तो मस्टर्ड पे ही रहते हैं। समझ में आ गया? जहां से रहेंगे वहीं से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे। तो क्या लिख दें, एक तो ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकते हैं, ये पैरासाइट हो सकते हैं। और पैरासाइट में भी कैसे पैरासाइट? ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या? ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट, obligate parasite on plant। क्या? obligate parasite on plants हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इनका माइसीलियम कैसा होता है। पढ़ क्या रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं फाइकोमाइसीटीज। क्या पढ़ रहे हैं? फाइकोमाइसीटीज एक क्लास है फंजाई का, जिसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक फंजाई या एल्गल फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, या तो ये सैप्रोफाइटिक हो सकता है और ये पैरासाइटिक हो सकता है। अगर सैप्रोफाइटिक होगा तो डिकेइंग वुड से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा, और अगर पैरासाइटिक होगा तो सिर्फ प्लांट पे ही क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्या? प्लांट्स पे ये पैरासाइट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका माइसीलियम कैसा होता है। क्या? माइसीलियम कैसा होता है? आपको याद है माइसीलियम क्या होता है? फंजाई के सेल को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, और बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइसीलियम। यानी फंगल टिश्यू या फंगल बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो देखिए इसका माइसीलियम होता कैसा है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर।
चलिए माइसीलियम कैसा होता है इसका, हमें तो माइसीलियम ऐसा होता है। माइसीलियम दो तरह का होता है भाई, एक तो होता है एसेप्टेट माइसीलियम और दूसरा होता है सेप्टेट माइसीलियम। क्या एसेप्टेट माइसीलियम और सेप्टेट माइसीलियम। देखो भाई आपको पता है ये माइसीलियम बना कैसे, छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे, बोलो ना किससे, हाइफा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, हाइफा से मिलकर बना हुआ है। फंगल सेल से एक हाइफा, एक इसका न्यूक्लियस, एक हाइफा, एक न्यूक्लियस, एक हाइफा, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये बहुत सारा हाइफा एक साथ से कनेक्टेड है तो इसको क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, माइसीलियम। क्या सर ये सिर्फ लीनियर होता है, नहीं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये दूसरा हाइफा, ये ब्रांच भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, माइसीलियम। क्या, माइसीलियम। अब देखो होता क्या है, क्या होता क्या है ना कि माइसीलियम दो तरह का होता है। एक वैसा माइसीलियम जिसमें ये जो है ना सेल वॉल डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है, सेल वॉल यहाँ से डिसॉल्व हो गया, सेल वॉल डिसॉल्व हो गया, सेल वॉल डिसॉल्व हो गया। कैसे, सेल का फ्यूजन हो गया, दो हाइफा का, दो फंगल सेल का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया। तो ऐसा लगता है कि ये माइसीलियम जो है ना ये सेल फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है, ऐसा है। समझना गया। तो ऐसा लगता है कि इस फाइकोमाइसिटीज के माइसीलियम में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस, क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। देखिए एक्चुअल में इसका जो माइसीलियम दिखेगा ना, एक तो माइसीलियम होता है ऐसा जो बहुत सारे सेल के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। ऐसे माइसीलियम में दो सेल के बीच का जो ये सेप्टा होता है ना, सेप्टा, ये क्या है, एब्सेंट है। क्या है, सेप्टा क्या है, सेप्टा का मतलब होता है वॉल। सेप्टा का मतलब क्या होता है, वॉल। ये वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो वैसे माइसीलियम जो सेल के फ्यूजन से बनता है जिसमें जिसमें वॉल एब्सेंट होता है, दो न्यूक्लियस के बीच का वॉल एब्सेंट होता है, वैसे माइसीलियम को कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। क्या कहते हैं, एसेप्टेट माइसीलियम। और वैसा माइसीलियम जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, ये हो गया माइसीलियम, ये हो गया न्यूक्लियाई, और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। क्या कहते हैं, सेप्टेट माइसीलियम। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है सर फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होता है। क्या, फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होता है, तो फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम ऐसा होता है। देखो एक खास बात, अब हमको क्या पढ़ना है, चार क्लास पढ़ने हैं फंजाई के। कितने क्लास पढ़ने हैं, चार टोटल क्लास पढ़ने हैं, 4 क्लासेस को पढ़ना है। पहला कौन है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सब में हम पढ़ेंगे कि किसका माइसीलियम कैसा होता है। क्लियर। अब माइसीलियम तो दो ही तरह का है, एक तो है एसेप्टेट और दूसरा है सेप्टेट। आपको बस एक याद रख लेना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सुनो मेरे साथ बोलना, क्या फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम, क्या फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम एसेप्टेट सिनोसिटिक होता है। क्या होता है, एसेप्टेट सिनोसिटिक होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है माइसीलियम किसका, बोलो ना किसका, फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट। और एसेप्टेट को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक या सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, तो इसका माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट सिनोसाइटिक माइसीलियम होता है। कैसा, एसेप्टेट सिनोसाइटिक माइसीलियम। तो खास बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का ही माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट सिनोसिटिक। सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का ही माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट सिनोसिटिक। बाकी सबका माइसीलियम कैसा होगा, बाकी सबका माइसीलियम जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी कैसा होगा, सेप्टेट होगा। कैसा होगा, सेप्टेट होगा। याद हो गया। चलिए, तो एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, फाइकोमाइसिटीज का होता है। कैसा होता है, किसका होता है, फाइकोमाइसिटीज का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे माइसीलियम। अब कैसा होता है माइसीलियम इसका, एसेप्टेट सिनोसिटिक। बाकी सबका सेप्टेट। क्या, बाकी सबका कैसा होता है, सेप्टेट होता है। सुनिए, तो इसका माइसीलियम होता है एसेप्टेट सिनोसिटिक। एसेप्टेट सिनोसिटिक। क्लियर। यानी माइसीलियम ऐसा होगा, बहुत सारे इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे एक साथ। आगे बढ़ते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा मेथड होता है, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लिखना, हेडिंग देना रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन।
अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर से बनता है। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल स्पोर से होता है। तो वो याद है एप्पल जूस का सैंपल। क्या? एप्पल जूस का सैंपल एप्लानोस्पोर, नेक्स्ट जूस्पोर, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। याद आया? एप्पल जूस का सैंपल, ये जो है ना एप्पल जूस का सैंपल, ये सब क्या था? एसेक्सुअल स्पोर था। क्या था? एसेक्सुअल स्पोर था। देखिए होता क्या, ये है माइसीलियम। इसका माइसीलियम भाई, बोलो ना, इसका माइसीलियम फाइकोमाइसीलियम का माइसीलियम। क्लियर? अब ये जब माइसीलियम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। ऐसे करके क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? बोलो ना, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एसेक्सुअल स्पोर बना, तो इसको कहेंगे इंडोजीनियसली। क्या कहेंगे? इंडोजीनियसली। और अगर इसके ऊपर बना, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बना, तो इसको कहेंगे एक्सोजीनियसली। क्या कहेंगे? एक्सोजीनियसली। आपको सब याद रखना है, बाकी हम बता चुके हैं। जैसे हम बोलेंगे कि भाई इसका स्पोर जूस्पोर, इसका एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है? जूस्पोर और एप्लानोस्पोर होता है। क्या होता है? जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक किया कि हाँ, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर इंडोजीनियसली है या फिर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है? कैसे प्रोड्यूस होता है? इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। क्योंकि एक्सोजीनियसली तो बस दो ही हैं जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और वो कौन कौन है? दो। बेसिक कोबाल्ट को बाहर निकालो। याद आया? बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया। क्या? बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया क्या है? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी सब क्या है? इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाला है, बशर्ते कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर है? तो एसेक्सुअल स्पोर इसका फाइकोमाइसीलियम का एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है? जूस्पोर। क्या होता है भाई? जूस्पोर जो होता है ना, ये मोटाइल स्पोर होता है। क्या होता है? मोटाइल स्पोर। और दूसरा एप्लानोस्पोर। क्या? एप्लानोस्पोर। और एप्लानोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है। और ये दोनों तुमको दिखा, ये दोनों स्पोर कौन? जूस्पोर और एप्लानोस्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं या इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं? कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। वेरी गुड। कैसे? इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई फंजाई के मतलब फाइकोमाइसीडीज के एसेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन कैसे होता है? पहला, फंजाई मतलब फाइकोमाइसीडीज के एसेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन कैसे होता है? पहला ऑप्शन एक्सोजीनियसली, दूसरा ऑप्शन इंडोजीनियसली, तीसरा ऑप्शन क्या? दोनों हो सकता है, इंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली, और चौथा ऑप्शन कुछ कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर टिक करेंगे? इंडोजीनियसली। क्या टिक करेंगे? इंडोजीनियसली। क्योंकि तुमको दिखा, क्या दिखा कि भाई फाइकोमाइसीडीज के मेंबर में जो स्पोर बन रहा है ना, एसेक्सुअल स्पोर बन रहा है, दो स्पोर बन रहा है, एक तो जूस्पोर बन रहा है और दूसरा एप्लानोस्पोर बन रहा है, और दोनों ही इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्या? इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्लियर? वैसे ही यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर बनता है। क्या? सेक्सुअल स्पोर आपको याद है? अजूबा। क्या? अजूबा याद है? अजूबा कौन कौन था? अजूबा ए फॉर एस्कोमाइसीडीज, मतलब ए फॉर एस्कोस्पोर। ठीक है, अजूबा। उसके बाद जाइगोस्पोर। क्या था भाई? जाइगोस्पोर। उसके बाद क्या था? ऊस्पोर था सेक्सुअल स्पोर में। क्या? जाइगोस्पोर या ऊस्पोर। उसके बाद बाफोर बेसिडियोस्पोर। क्या? बेसिडियोस्पोर। तो ये सब कुछ सेक्सुअल स्पोर्स के नाम थे। क्लियर? तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर से बनता है। ये हो सकता है या क्या हो सकता है? जाइगोस्पोर हो सकता है, या क्या हो सकता है? बोलो ना, ऊस्पोर हो सकता है। क्या? जाइगोस्पोर या ऊस्पोर हो सकता है। क्लियर? आगे अब देखिए भाई, ये जो है ना
स्पोर्स बनते हैं गैमेट्स के फ्यूजन से। कैसे बनते हैं? गैमेट्स के फ्यूजन से। स्पोर कैसे बनते हैं? गैमेट्स के फ्यूजन से। और ये स्पोर कैसे बनते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कैसे बनते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो अगेन इसमें तुरंत क्या हो जाएगा? जाइगोस्पोर या oospore में फिर से मियोसिस हो जाएगा। क्या अब मियोसिस हो जाएगा जाइगोस्पोर या oospore में। क्यों? क्योंकि ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से बनते हैं, तो ये बनाएंगे गैमेट्स। क्या बनाएंगे? गैमेट्स को बनाएंगे। अब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन होता है। क्या? गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है गैमेट। क्या बनता है? गैमेट। ये गैमेट दो तरह का होता है। एक होता है आइसोगेमस गैमेट और दूसरा होता है एनाइसोगेमस गैमेट्स। क्या? आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। तो लिख देते हैं आइसोगेमस और दूसरा होता है एनाइसोगेमस। क्या? आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। सुनना भाई, आइसोगेमस कहने का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट सिमिलर गैमेट्स। भाई मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट सिमिलर, तो तुम सिमिलर ही मानना भाई। मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट सिमिलर गैमेट्स, इसमें मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमेट्स या सिमिलर गैमेट क्या कहलाएंगे? आइसोगेमस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोगेमस, एकदम सेम गैमेट, तो आइसोगेमस। दोनों गैमेट्स अलग अलग होगा तो उसको कहते हैं एनाइसोगेमस या इसको कहते हैं oogemus। क्या कहते हैं? oogemus। एनाइसोगेमस या oogemus। एनाइसोगेमस या oogemus में जो गैमेट्स होते हैं ना, जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल गैमेट्स होती है वो बड़ा होता है। क्या? फीमेल गैमेट। अच्छा, ये गैमेट का प्रोडक्शन कौन करता है? तो गैमेट का प्रोडक्शन करता है सर कौन कौन करता है? सेक्स ऑर्गन करता है। कौन? सेक्स ऑर्गन। फंजाई में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते हैं एंथेरिडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते हैं ओगोनियम। एंथेरिडियम के अंदर बनता है मेल गैमेट और ओगोनियम के अंदर बनता है फीमेल गैमेट। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? आइसोगेमस एनाइसोगेमस समझ में आ गया। अब सुनना भाई ध्यान से। अब जो फंजाई का बॉडी है, फंजाई का माइसीलियम है, ये दो तरह का माइसीलियम हो सकता है। एक को कहते हैं होमोथैलिज्म और दूसरे को कहते हैं हेटेरोथैलिज्म। क्या? एक को कहते हैं हेटेरोथैलिज्म और दूसरे को कहते हैं होमोथैलिज्म। क्या? होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म। चलिए देखते हैं हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, फिर देखेंगे होमोथैलिज्म क्या होता है। देखिए थैलिज्म कहने का मतलब है, थैलस कहने का मतलब है फंजाई का बॉडी। यहाँ पे हेट्रोमाइसिलियम और होमोमाइसिलियम का भी यूज किया जा सकता है। क्या? होमोमाइसिलियम और हेट्रोमाइसिलियम का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी होमोथैलिज्म और हेट्रोथैलिज्म ये यूज करते हैं। थैलस कहने का मतलब क्या है? फंगल बॉडी। क्या है भाई? फंगल बॉडी। तो हेडिंग देंगे हेटेरोथैलिज्म। क्या देंगे? हेटेरोथैलिज्म। हाँ भाई, हेटेरोथैलिज्म क्या होता है? लिखेंगे क्या होता है? दोज स्पीसीज इन विच क्या? Those species in which fertilization takes place between two genetically fertilization takes place between two genetically what? Between two genetically different gamete. Between two genetically different gamete. और क्या होता है होमोथैलिज्म? Those species in which fertilization takes place between two genetically different gametes are called heterothallic species. Are called heterothallic species. Are called heterothallic species. Are called heterothallic species.
और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। हेटेरोथैलिक स्पीसीज में या हेटेरोथैलिज्म में क्या हेटेरोथैलिक स्पीसीज में या हेटेरोथैलिज्म में जो जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना वो अलग अलग माइसीलियम में होता है। क्या होता है? अलग अलग माइसीलियम में होता है। क्लियर? सुनना, those species in which fertilization takes place between two genetically different gamete are called heterothallic species। क्या कहते हैं उसको? हेटेरोथैलिक स्पीसीज। देखते हैं, जैसे फाइकोमाइस्टीज का एक मेंबर है, ठीक है? क्या फाइकोमाइस्टीज का एक मेंबर है, इसी में ये वाला कोई सेल है, ये यहाँ का कोई रीजन है, ठीक है? ये मान लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन बनाता है। क्या बनाता है? मेल सेक्स ऑर्गन। और ये दूसरा माइसीलियम है, पता है इसका माइसीलियम ऐसा होता है एसेप्टेट, बिल्कुल। और ये दूसरा माइसीलियम है, ये भी एसेप्टेट, और इसका ये है यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है? यानी यहाँ पे हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, और ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो गया भाई? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या किया? मेल गैमेट का प्रोडक्शन किया। क्या किया? मेल गैमेट का प्रोडक्शन किया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन किया। समझना गया? तो दोनों डिसिमिलर गैमेट्स, दोनों डिफरेंट गैमेट, जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स, सॉरी, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट कहाँ पे बन रहे हैं? डिफरेंट माइसीलियम पे बन रहे हैं। क्या? डिफरेंट माइसीलियम पे बन रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं हेटेरोथैलिक कंडीशन। क्या कहते हैं? हेटेरोथैलिक कंडीशन। हेटेरोथैलिक कंडीशन में फर्टिलाइजिंग गैमेट, क्या फर्टिलाइजेशन करने वाले गैमेट डिफरेंट बॉडी पे, डिफरेंट माइसीलियम पे, डिफरेंट थैलस पे बनते हैं। समझ आ गया? जनरली फंजाई में ऐसा ही होता है। जनरली फंजाई में हेटेरोथैलिक कंडीशन होता है। क्या होता है? हेटेरोथैलिक कंडीशन होता है। मेल गैमेट अलग माइसीलियम पे बनेगा और फीमेल गैमेट अलग माइसीलियम पे बनेगा। क्लियर है? इसको कहते हैं हेटेरोथैलिक कंडीशन, और मोस्टली फंजाई में हेटेरोथैलिक देखा जाता है। ठीक है? एग्जांपल आपको मन है तो आप देख सकते हैं म्यूकर में, राइजोपस में। हम बस आपको यही दो एग्जांपल अभी लिखा रहे हैं, म्यूकस और राइजोपस। बाकी नीचे आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ फंजाई में जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो क्या है? मोस्ट ऑफ फंजाई में जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कैसा? हेटेरोथैलिक देखने को मिलता है। क्या? हेटेरोथैलिज्म देखने को मिलता है। क्लियर है? कॉपिंग के नोट्स में शायद ये नोट्स में नहीं है, शायद या फिर पीछे होगा, आप देखिएगा। आपको मन करे तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी हम लिख ही लेते हैं। क्या? इन हेटेरोथैलिक कंडीशन, इन हेटेरोथैलिक कंडीशन in heterothalic condition, the fertilizing gamete, the fertilizing gamete, but the fertilizing gamete are formed on हमें कहाँ पे बनते हैं? are formed on different thallus, are formed on different thallus। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? म्यूकर एंड राइजोपस। म्यूकर, राइजोपस, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंट और भी हो जाएंगे, लेकिन बस यही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी फाइकोमाइसिटिस का ये एग्जाम्पल है, म्यूकर और राइजोपस। ठीक है? या फिर इसमें लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ फंजाई जो है वो क्या है? हेटेरोथैलिज्म शो करते हैं। क्या? हेटेरोथैलिज्म शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग देंगे होमोथैलिज्म। आप समझ में आ गया होमोथैलिज्म? होमोथैलिज्म में क्या होगा? वैसे स्पीसीज जिसमें फर्टिलाइजेशन दो जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स के बीच होता है। फर्टिलाइजेशन दो जेनेटिकली डिफरेंट। होमोथैलिज्म में क्या हो जाएगा? वैसा थैलस, वैसा माइसीलियम जिसमें गैमेट फॉर्मेशन, वैसे स्पीसीज फंजाई के जिसमें गैमेट फ्यूजन और गैमेट फॉर्मेशन जो होगा ना, गैमेट फ्यूजन या फिर गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो सेम स्पीसीज के बीच में होगा, जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स के बीच में होगा। तो उसको क्या कहेंगे? होमोथैलस कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोथैलस कहेंगे। क्लियर है? तो लिख लो। और होमोथैलस में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा ना वो एक ही बॉडी पे बन जाएगा, एक ही माइसीलियम पे बन जाएगा। उनको भी बताते हैं कैसे। ये हो गया, इसको रब कर।
नेक्स्ट हेडिंग देंगे होमोथैलिज्म। क्या? होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म हमें क्या लिखेंगे? होमोथैलिज्म में दोज स्पीसीज इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दोज स्पीसीज in which fertilization takes place, क्या? those species in which fertilization takes place between two genetically similar gametes, between two genetically similar gametes, between two genetically similar gametes are homothallic species, are homothallic species, are homothallic species. ये कैसे पॉसिबल है सर? देख लीजिए, मान लेते हैं बड़ा सा माइसीलियम है। क्या है ये? माइसीलियम और फाइकोमाइसीट्स का माइसीलियम होगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इस पे क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। तो इसी माइसीलियम पे, एक ही सिंगल माइसीलियम पे क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन। क्या बन जाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पे बन जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। जेनेटिकली सिमिलर माइसीलियम, तो जेनेटिकली सिमिलर गैमेट का फॉर्मेशन। क्या? जेनेटिकली सिमिलर गैमेट का फॉर्मेशन। जेनेटिकली सिमिलर गैमेट का फॉर्मेशन, तो जेनेटिकली सिमिलर गैमेट का फ्यूजन भी, फर्टिलाइजेशन भी। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? होमोथैलिज्म कहते हैं, होमोथैलिक कंडीशन कहते हैं। देखिए, दो स्पीशीज इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स आर कॉल्ड होमोथैलिक स्पीशीज। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? होमोथैलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, दिस फेनोमेना इज नोन एज होमोथैलिज्म। क्या? होमोथैलिज्म। एंड दिस फेनोमेना is known as, यही पे आइसोगेमस बनेगा, आइसोगेमस। समझ में आया? दिस फेनोमेना इज नोन एज होमोथैलिज्म। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। होमोथैलिक कंडीशन में क्या होता है? फर्टिलाइजिंग गैमेट्स आर फॉर्म्ड ऑन सेम थैलस। ठीक है ना? अभी सेम थैलस, सेम थैलस कहने का मतलब है सेम माइसीलियम। ठीक है? सेम फंगल बॉडी। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इन होमोथैलिक कंडीशन in homothallic condition the fertilizing gamete are formed on same species. क्लियर है? चलिए अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा। ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपको याद होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? और एग्जाम में क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर आने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो सिलेक्ट अगर होना है तो सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है? और ये बाउंड्री कौन तय करेगा सर कि ये सिलेक्टेड है? ये तय करेगा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न। समझ में आया? तो मेन फोकस आपको करना है एनसीईआरटी पे। हालांकि हम कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर का भी लिखेंगे। ठीक है? लेकिन आप समझ गए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम है भाई। ठीक है? एनसीईआरटी वाला याद रखना ही है। मतलब कोई अगर आप सोए भी हैं तब भी कोई पूछे फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल तो आपको बता देना है।
समझ में आ गया, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। तो ये कैसे होगा, अभी तुरंत हो जाएगा सारा एग्जाम्पल। तो पूरा डाइवर्सिटी हम जो तुमको पढ़ाएंगे ना, पढ़ा रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है और एनसीईआरटी के बाहर एग्जाम्पल पूछा नहीं जाता है। समझ में आ गया। तो चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो हेडिंग का नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल। होमोथैलिक समझ में आया, हेटेरोथैलिक समझ में आया, अब देखेंगे एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। क्या पढ़ रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को एक्वेटिक फंजाई या एल्गल फंजाई भी कहते हैं, ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस। क्या है, राइजोपस। राइजोपस को कहते हैं ब्रेड मॉल्ट। क्या कहते हैं, ब्रेड मॉल्ट। ब्रेड पे ये ग्रो करता है, इसको कहते हैं ब्रेड मॉल्ट। क्या कहते हैं, ब्रेड मॉल्ट। नेक्स्ट, राइजोपस के बाद दूसरा एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या है, एल्ब्यूगो जीनस और स्पीशीज क्या, स्मॉल से कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। क्या कहते हैं, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये पैरासाइट होता है मस्टर्ड प्लांट पे। नेक्स्ट है म्यूकर। म्यूकर, म्यूकर को कहते हैं पिन मॉल्ट। क्या कहते हैं, पिन मॉल्ट। शेप के बेसिस पे इसको कहते हैं पिन मॉल्ट। क्या कहते हैं, पिन मॉल्ट। तीन है आपको एग्जांपल फाइकोमाइसिटीज का, यही तीनों पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, या फिर पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक फंजाई। अभी दो क्वेश्चन हो गए। एक तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, एक्वेटिक फंजाई कहते किसको है, तो फाइकोमाइसिटीज को, और दूसरा फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या है। ये तीन में से कोई एक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, या फिर एक्वेटिक फंजाई, या फिर एल्गल फंजाई। समझ में आ गया। इस तीनों के अलावा जो चौथा होगा वो आंसर चला जाए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। क्लियर। आइए इसको याद करते हैं। सबसे पहला तो इसको आपको याद करना है। पहला क्या है, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। क्या, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वही ब्रेड मोल्ड को किसमें रखा गया है। क्या, ब्रेड मोल्ड को किसमें रखा गया है। ऑप्शन रहेगा फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ग्लूटेरोमाइसिटीज। क्योंकि अभी तक आप चारों पढ़े नहीं तो कंफ्यूजन हो नहीं रहा है। समझ में आया। ब्रेड मोल्ड को किसमें रख दिया है, फाइकोमाइसिटीज में रख दिया है। इसी तरह से पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड किसमें रखा गया है, फाइकोमाइसिटीज में। पिन मोल्ड को किसमें रखा गया है, फाइकोमाइसिटीज में। क्लियर। तो याद करते हैं इसको, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। क्या, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। इसको आप याद रख सकते हैं, लिखा कुछ, इसको याद रख सकते हैं राम। क्या याद रख सकते हैं, राम से, RAM। क्या, राम से याद रख सकते हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। अब मन में आएगा सर ऐसे तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा ना, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, ठीक है, याद रखेंगे। राइजोपस का दूसरा नाम ये तुमको याद करना पड़ेगा। राइजोपस का दूसरा नाम ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो का दूसरा नाम पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, और म्यूकर का दूसरा नाम पिन मोल्ड। क्या, पिन मोल्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4-5 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब कैसे सर, ये जो राम है ना, ये फाइकोमाइसिटीज का होगा, ये कैसे याद होगा, तो आप याद रखिए प्रभु श्री राम। क्या याद रखेंगे, प्रभु श्री राम। P4 फाइकोमाइसिटीज, P4 फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल हो जाएगा राम, यानी प्रभु श्री राम। राम मतलब R4 राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड मस्टर्ड। अरे बोलो भाई, याद हुआ, याद। ये हुआ पूरा आपका एनसीईआरटी। कुछ एनसीईआरटी के बाहर का एग्जांपल देखते हैं। क्लियर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा रहा है। तो ना गया, पहले आप ये इसको याद करना, ये याद हो जाएगा सब एनसीईआरटी वाला, तभी एनसीईआरटी के बाहर कहीं दिमाग लगाएंगे। समझ में आ गया। जो भी पढ़ेंगे आपको भी इंपॉर्टेंट लगेगा, है ना। तो मन में लालच आएगा, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते। होगा क्या, जब रिवीजन करने का समय आएगा तो आप रिवाइज कर ही नहीं पाएगा। तो आज का पढ़ना आपको मतलब उतना रिवीजन जब तक नहीं कर पाएगा तब तक एक्यूरेसी के साथ आंसर टिक नहीं होगा। समझ में आ गया। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ताकि एक्यूरेसी आए, और नीट के एग्जाम में एक्यूरेसी ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना।
तो पढ़िए एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा एनसीईआरटी को रट जाइए और जब रिवीजन करने का समय आए तो रिवीजन कर जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद 2-4 क्वेश्चन आएगा, देखेंगे, सबके लिए आएगा, लेकिन जो सब बनाएगा वो तो मेरा नहीं छूटना चाहिए, इसलिए बार बार हम बोलते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी। हाँ, यहाँ पे एनसीईआरटी के बाहर कुछ एग्जांपल है, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये पहले का फेमस क्वेश्चन है, पहले ये पूछा जाता था 2010 के पहले। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, क्या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, क्या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या कॉज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, क्या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, कौन? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कौन? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। पता है आलू में इतना ब्लाइट लग गया, इतना फंगल इन्फेक्शन हो गया कि आयरलैंड में क्या आ गया? अकाल पड़ गया। जैसे हम लोग चावल दाल खाते हैं ना, वैसे आयरलैंड के लोग क्या खाते हैं? आलू खाते हैं। उनका जो स्टेबल फूड है, मेन फूड है, वो क्या होता है? आलू है। उनके मेन फूड में ही क्या हो गया? फंगल ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो आयरलैंड में क्या आ गया? बोलो ना, फेमीन आ गया, फेमाइन आ गया, मतलब अकाल पड़ गया। क्लियर है? तो इसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कॉज किया था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या? बोलो ना, फेमाइन इन आयरलैंड। ये आपको याद रखना चाहिए। क्या? फेमाइन इन आयरलैंड वाला बात। ठीक है ना? कब आया था फेमाइन इन आयरलैंड? 1845 में, देश आजाद होने के 102 साल पहले। ठीक है, 1845 में। कब? 1845 में। नेक्स्ट है फाइथियम स्पीसीज। क्या है? फाइथियम स्पीसीज। क्या है? फाइथियम स्पीसीज। क्या है? फाइथियम स्पीसीज। फाइथियम स्पीसीज क्या है? आई थिंक फाइथियम स्पीसीज। क्या? फाइथियम स्पीसीज। ठीक है, तो दूसरा फंजाई है क्या? फाइथियम स्पीसीज। फाइथियम स्पीसीज ये ना डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है। क्या? डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है टोबैको में और वेजिटेबल क्रॉप में। क्या? डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है फाइथियम स्पीसीज। डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है किसमें? टोबैको में और किसमें? वेजिटेबल में। किसमें? वेजिटेबल में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल बच गया, क्या? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। क्या? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। क्या? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। फिर से स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। नेक्स्ट एग्जांपल बच गया स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ये कॉज करता है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्या? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ, क्या कॉज करता है ये? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्या कॉज करता है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कॉज करता है। क्या? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कॉज करता है। कौन? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा में होता क्या है? फ्लावर फाइलॉइडी कंडीशन में चला जाता है। किस कंडीशन में? फाइलॉइडी कंडीशन में। जो भी फ्लोरल पार्ट्स है ना, कैलिक्स, कोलेंड्रोसियम, गैनोसियम, सब हरा हरा हो जाता है। क्या? सब हरा हरा हो जाता है, उसको कहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्या? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कौन कॉज करता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। कौन? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। इसमें क्या होता है? फ्लावर के सारे फ्लोरल पार्ट्स ग्रीन कलर में, ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो उस कंडीशन को कहते हैं फाइलॉइडी। क्या कहते हैं? फाइलॉइडी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बस फाइकोमाइसिटीज एक बार रिकैप करते हैं। फाइकोमाइसिटीज को ध्यान से सुनना, कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे फंजाई को 4 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई किया गया? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का दूसरा नाम एक्वेटिक फंजाई या एल्गल फंजाई भी होता है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हैबिटेट हम देखें कि ये सेप्रोफाइट हो सकता है और पैरासाइट हो सकता है। सेप्रोफाइट होगा तो
डिकेइंग वुड पे होगा। कहाँ पे? डिकेइंग वुड पे होगा, जहां पे मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस होगा। और अगर ये पैरासाइट होता है तो सिर्फ प्लांट में पैरासाइट होगा। क्या? प्लांट में पैरासाइट होगा। एनसीईआरटी बोलता है एल्ब्यूगो कैंडिडा ये पैरासाइट होता है फंजाई सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड प्लांट पे, इसमें मस्टर्ड प्लांट पे। नेक्स्ट होता है इसका माइसीलियम। इसका माइसीलियम कैसा होता है? तो इसका माइसीलियम होता है एसेप्टेट सिनोसिटिक। माइसीलियम दो तरह का होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट माइसीलियम। क्लियर? लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज में, तो बाकी सब में सेप्टेट माइसीलियम, बाकी सब में सेप्टेट माइसीलियम पाया जाएगा। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल के लिए एसेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। इसमें एसेक्सुअल स्पोर में कौन कौन बनता है? जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। जूस्पोर नॉन मोटाइल या मोटाइल, जूस्पोर मोटाइल स्पोर है, जबकि एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर है। ये एसेक्सुअल स्पोर है और ये इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है इंडोजीनियसली और इंडोजीनियसली में। इंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली में क्यों? क्योंकि एक्सोजीनियसली हमको याद है तो इंडोजीनियसली अपने आप याद है। एक्सोजीनियसली कौन कौन प्रोड्यूस होता है? कौन कौन स्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है? याद है? बेसिक कोबाल्ट को बाहर निकालो, बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, बाकी सब इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, बाकी सब इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है। और सेक्सुअल स्पोर कौन कौन सा? जाइगोस्पोर और oospore। क्या? जाइगोस्पोर और oospore। यहाँ पे जाइगोस्पोर और oospore गैमेट फ्यूजन से बनते हैं। यहाँ पे जो गैमेट होता है ये दो तरह का होता है, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। आइसोगेमस गैमेट्स आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? होमोथैलिक में। और एनाइसोगेमस गैमेट देखने को मिलेगा हेट्रोथैलिक में। होमोथैलिक क्या है, हेट्रोथैलिक क्या है, डिटेल में देख चुके हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोथैलिज्म शो करते हैं। क्या? हेट्रोथैलिज्म शो करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। क्या? एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेन हमको 3 याद रखना है। प्रभु श्री राम याद रखना है। क्या? प्रभु से मतलब हो गया क्या? फाइकोमाइस्टीज। राम से हो गया राइजोपस। ए फॉर एल्ब्यूगो एंड एम फॉर म्यूकर। क्या? एम फॉर म्यूकर। ठीक है? बाकी सब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइथियम स्पीसीज और स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। याद होता है तो अच्छा बात है, नहीं होता है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे अच्छा बात है ना, आपको याद करना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना, नोट्स मेंटेन